नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ में एक बार हम फिर आपके साथ हाजिर हैं। इस बार आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अभिषेक मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिषेक जी से हम चर्चा करेंगे आज की खास खबरों पर। पहले मैं आपको आज की खास खबरें बता देता हूं। शुरुआत हम दोपहर से करने जा रहे हैं। दोपहर में पहले पन्ने पर खबर दी गई है आज कि वनों का ख्वाब अब प्रदेश की 5 निजी कंपनियों को दिया जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश में वनों को डेवलप करने के लिए, वन बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सरकार देने वाली है काम। बात करें पंडित पूरन जोशी के कोल्ड स्टोर से 185 टन से ज़्यादा गोमांस जब्त हुआ है। बड़ा चौंकाने वाली बात है कि पंडित जी के कोल्ड स्टोर से गोमांस नहीं मिल रहा है। अगर और बाकी अंदर की हम खबरों की अगर बात करेंगे शहर की, चूहा, बिल्ली, छछूंदर और घोड़ा भी अब इंसानों को काटने में पीछे नहीं है। ये खबर आज दैनिक दोपहर ने दी है। रोजाना 25 से 30 घायल जो हैं शहर के अस्पताल, लाल अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुँच रहेंगे। बाकी सारी खबरें सामान्य हैं जो सभी अखबारों में हैं। अब मैं बात कर लूँ अग्निबाण की। अग्निबाण का पहला पन्ना महाराष्ट्र की सियासत पर ही रंगा हुआ है। महाराष्ट्र में अभी फैसला हो नहीं रहा है। हालांकि फडणवीस का मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा है कि वे महाराष्ट्र के अगले सीएम हो सकते हैं। राजगढ़ कोठी से लेकर रतलाम कोठी तक की लीज की ज़मीन पर तन गए मकान से लेकर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तब तक आ गए हैं। 12 किलोमीटर के हिस्से में अब इंदौर उज्जैन 6 लेन का जो काम है वो 12 किलोमीटर के हिस्से में दिखाई देने लगा है। काफ़ी अच्छी बात है। मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। नए साल की शुरुआत पर जो होने वाली फार्म हाउस की पर जो पार्टियां हैं उस पर रोक लगाने की तैयारी कर ली गई है। नशा यहाँ भी जमकर चलता है। इसके अलावा जो खबरें हैं वो राजनीतिक कुछ खबरें हैं जिस पर हम राजनीतिक विश्लेषण में बात करेंगे। अब मैं बात करूं प्रभात किरण की। प्रभात किरण का पहला पन्ना उद्धव ठाकरे से चल रहा है। यहाँ भी महाराष्ट्र की सियासत दिखाई दे रही है। अंदर मैं बात करूँगा कि जिन उद्योगों को ज़मीन AKVN से दी गई थी उसका वे उपयोग खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरों को दे दिए, उनकी लीज रद्द करने की बात कही जा रही है। बाकी सारी वही खबरें हैं जो अग्निबाण और दैनिक दोपहर में हमने दिखाई दे रही है। बात करें पत्रिका की। पत्रिका में हम बात करने जा रहे हैं। पत्रिका बता रहा है कि राजेंद्र नगर में एक बड़ा सम्पवेल बनने जा रहा है जो पानी के प्रेशर को बढ़ाएगा और टंकियाँ बड़ी आसानी से शहर की भर जाएगी। अच्छी खबर है। ठंड आते ही एक्सीडेंट याद आ जाते हैं। जिनको पुराने एक्सीडेंट हुए हैं उनकी हड्डियों में के जोड़ दर्द कर रहे हैं और ये अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दिल के मरीज भी खूब पहुंचने लगे हैं। ये वो खबरें हैं जो आज अखबारों में है। अब इन पर हम चर्चा करते हैं। मैं अभिषेक जी से शुरुआत करता हूँ। अभिषेक जी की ये खबर है, ठंड आते ही एक्सीडेंट याद आ जाता है, दर्द करने लगती हड्डियाँ। वाकई सही बात है कि जिनके एक्सीडेंट हुए हैं, जिनको लगी हुई है चोट, वो ठंड में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ देती है। कि क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ठंड का मौसम थोड़ी सी दिक्कत देने वाला तो ज़रूर रहता है और ख़ास तौर पर जिन्हें पूर्व में कुछ चोटें लगी हो, वो घायल हुए हों, तो हड्डी पे लगी गई चोटें जो है वो कहीं ना कहीं इस मौसम में सर्द हवाओं के बीच परेशान करती है। और यही वजह है कि हम देखें कि जो इंदौर के अस्पताल हैं, चिकित्सक हम देखें, उनके क्लिनिक देखें, तो वहाँ पर इन दिनों मरीजों की संख्या में खासा इजाफा हो जाता है। तो ये मौसम थोड़ा सा खास तौर पर बुजुर्गों के लिए, अगर उन्हें पुरानी चोट हुई हो तो बहुत एहतियात बरतने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम थोड़ा परेशान तो देता है, क्योंकि सर्द हवाएं उन चोटों को उभार देती है, उनके दर्द को उभार देती है जो पूर्व में लगी है। तो ज़रूरी है कि उसका व्यवस्थित तरीके से ध्यान रखें। और जानकार जो बताते हैं कि इसमें जो देसी उपाय है वो सबसे अच्छा सरसों के तेल की मालिश नियमित रूप से जो है वो कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों को की जाए, और उसके साथ उन्हें तेज़ हाथ से लगाने की बजाय सिर्फ हल्के हाथ से मालिश की जाए, ताकि जो गर्मी है वो बनी रहे और उससे उन्हें दर्द से राहत मिलती रहे। जी, सही बात बोल रहे हैं। एहसास उसी को होता है जिसे दर्द होता है। राजेंद्र नगर में बड़ा नगर निगम एक टैंक बनाने जा रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि उस पश्चिमी क्षेत्र की 12 टंकियों में नर्मदा का फ्लो आसान हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा लाइन में। क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम लगातार कुछ ना कुछ कह रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़मीनी हकीकत उससे जुदा दिखाई देती है। फिलहाल ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ अखबारों और कागज़ों तक सीमित है। जब ये प्रोजेक्ट अगर अमल में आ जाता है तो निश्चित तौर पर लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन फिलहाल हम अमृत योजनाओं की बात करें कि अमृत 2 की लंबे समय से बात हो रही है, नर्मदा के नए चरण को लाने की बात हो रही है, लेकिन उनकी जो लाने की प्रक्रिया है, या यूँ कहें कि उनकी योजनाएं हैं, सिर्फ कागज़ों तक सिमटी हुई दिखाई दे रही है। तो ज़रूरी है कि लोगों को अगर राहत देना है, लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि फिलहाल इस मौसम में भी लोगों के नलों में गंदा पानी आ रहा है। कई जगह अभी भी पानी नहीं आ रहा, तो जलापूर्ति भी प्रभावित है। गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान हैं, और इसी कारण हम देखें कि मौसमी बीमारियों की चपेट में जो लोग आ रहे हैं उसमें गंदा पानी भी प्रमुख वजह बनकर आ रहा है। तो कागज़ों से निकलकर बाहर कहीं ना कहीं योजनाओं को अमली जामा पहनाना पड़ेगा, तब जाकर हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से लोगों तक
विकास पहुंच पा रहा है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि भाजपा परिषद चाहती ही नहीं है, कि चाहती है विपक्ष भी कुछ ना कुछ करता रहे, इसलिए पानी साफ ही नहीं करती नर्मदा के, ताकि कुछ ना कुछ हल्ला उनको भी करने का मौका दिया जा सके। भाई अब प्रभात किरण की खबर कह रही है कि जो एके ने जिला उद्योग केंद्र ने फैक्ट्रियां किराए पर दी थी, उन लोगों ने आगे किराए पर दे दिएगी, तो ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया गया, उनसे खाली करने की कार्रवाई की जाएगी। ये इस तरीके से लोग कैसे कर लेते हैं? किराएदार पोर्ट भाड़े ही रख लेते हैं क्या? देखिए, लोग इसलिए ऐसे कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब कानून का भय नहीं है। शासकीय संस्थानों की जो जवाबदारी है मॉनिटरिंग की, अपने द्वारा प्रदत्त योजनाओं की मॉनिटरिंग की, उसकी कमजोरी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती है। और यही वजह है कि लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। ये सिर्फ एक एकेवीएन या उससे जुड़ा मामला नहीं है। माननीय अगर संस्थाओं की बात करें, शासकीय संस्थाओं की बात करें, तो मॉनिटरिंग का काम वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हम कहें कि कमज़ोर है। और उसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं या जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने में जुटे रहते हैं, वो जुगाड़ वाली जो पूरी गैंग है, वो अपने मंसूबों को पूरा करने में सफल होती हुई दिखाई देती है। जी अग्निबाण ने एक अच्छी खबर दी है कि रेसिडेंसी क्षेत्र का पिछले दिनों जमीनों का जो सर्वे हुआ है, मालिकानी कागज देखे गए हैं, सब कुछ देखे गए हैं। राजगढ़ कोठी से लेकर रतलाम कोठी तक की जो लीज की जमीन थी, उस पर बड़ी बड़ी इमारतें तान दी गई। उसके लिए ना कोई नक्शा पास कराया गया है, ना कोई लीज को रिन्यू कराया गया है। ऐसा भी हो जाता है कि बड़ी बड़ी इमारतों पर देखते हुए शहर के मध्य में ऐसा हो जाता है क्या? ये तो निश्चित तौर पर विचारणीय पहलू है कि शहर के मध्य क्षेत्र, जहाँ पर आईएएस तमाम अधिकारी और तमाम दिग्गज जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो शहर की जवाबदारी तय करते हैं, उनके घर है, और वहाँ पर ये स्थिति तो निश्चित तौर पर एक निराशाजनक पहलू ही कहा जाएगा। लेकिन ये देखिए, जब जांच होती तो पता लगता है, लेकिन जब ये निर्माण होते हैं तब जवाबदार कहाँ रहते हैं, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। हम देखते हैं कि तमाम जो अवैध निर्माण तोड़े जाते हैं, उसमें जो निर्माण करता है उनको पीड़ा झेलना पड़ती है, उनके परिवार को पीड़ा झेलना पड़ती है। लेकिन आखिर उन्हें किसने वो ज़मीन बेची थी, उस सरकारी ज़मीन पर कब्जा कैसे हो गया, ये तह में जाने का ना कोई प्रयास करता है। और अगर प्रयास होता है तो उसके पीछे भी अपने अपने कहीं ना कहीं कुछ हित छुपे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समस्या परंपरागत रूप ले चुकी है, जिस पर जनता भी अब बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना पाती है, क्योंकि अब जनता की नज़र में जो ऐसे मुद्दे हैं वो सेकेंडरी पर आ गए हैं। और इसका फ़ायदा भी, जैसा मैंने आपको बताया, कि लोग अपनी अपनी स्वेच्छा से, अपने हिसाब से, कानून के भय के बिना काम करते हैं। और उसी का उदाहरण भी हम रेसिडेंसी एरिया में देख सकते हैं। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अब लोगों को भी आदत में आ गया है कि बनाओ, अफसर कुछ बोलते नहीं है, बनने के बाद ढूंढने आते हैं, सर्वे करने आते हैं। हालांकि उस सर्वे से होता कुछ नहीं हैगा, जो देखा है सर्वे होते रहते हैं। अवैध इमारतें बन जाती है, बाद में नस्ताबूद नहीं होती इतनी जितनी बता दी जाती। सर्वे भी इसीलिए होते हैं कि अखबार में आ जाए और फिर हम उस पर चर्चा करें। इंदौर उज्जैन 6 लेन करने की मुख्यमंत्री की मंशा है, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट हैगा। हाँ, अग्निबाण कह रहा है कि उज्जैन में 6 लेन की गतिविधियां सांवेर के आसपास 12 किलोमीटर के एरिया में दिखने लगी है। मतलब 6 लेन दिखने लगा है कि बन रहा हैगा। देखिए, ये तो क्योंकि सिंहस्थ का महाआयोजन उज्जैन में होना है, वो भी तैयारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब ये जो कुछ समय बचा है सिंहस्थ के लिए, उसके लिहाज से इंदौर उज्जैन का 6 लेन होना बहुत ज़रूरी भी है। और सरकार की महत्वाकांक्षी जो पूरी योजना है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को राहत इसलिए भी देखेगी कि हम लोग देखें कि सावन के महीने में जब बाबा महाकाल की सवारी निकलती है, तो लगभग आधे से ज़्यादा इंदौर भी वहाँ उमड़ पड़ता है। तो वहाँ जो पूरा रोटेशन है मार्ग का, हम लोग देखें कि उस महीने में भारी जाम के हालात भी प्रमुखतः कई चौराहों पर या फिर वहाँ पर जो रास्ते के जो 2 टोल नाके आते हैं, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो 6 लेन बनने से न सिर्फ सिंहस्थ का बहुत सुगमता के साथ आयोजन किया जा सकेगा, बल्कि आने वाले समय के लिए जो तमाम पीढ़ियाँ हैं जो महाकालेश्वर मंदिर के लिए दर्शन करने आएगी, उनके लिए भी एक सुगम रास्ता वहाँ से होकर जाएगा। तो ये एक बेहतर प्रोजेक्ट है जिसकी ज़रूरत भी महसूस हो रही थी। हाँ, इसी बहाने उस रोड पे जो रियल इस्टेट के कारोबारी, उनके चेहरे भी चमक रहे हैं। सड़क 6 लेन चमक रहे हैं सर, जबरदस्त तरीके से चमक रहे हैं। और कई लोगों की जो चमक है वो तो लंबे समय तक बरकरार भी रहने वाली है। शराबियों पर नकल कसने के लिए पुलिस रोज रात को खड़ी हो जाती है, ब्रीथ एनालाइजर लेकर फूंक लगवाती है। ऐसे ही अब रेव पार्टियां पर रोक लगा दी गई। अब कह रहे हैं कि नए साल के पहले जो जश्न मनाया जाएगा, फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों पर रोक रहेगी। बिल्कुल सही बात, इस पर रहनी चाहिए। अभिषेक जी, सब बोलते हैं, पर पार्टियां फिर भी क्यों हो जाती है? पार्टियां तो देखिए, अगर शहर के जो तमाम शराब की दुकानें, उनके पास में जाके जो अस्थायी अहाते खुल गए हैं, अगर वहाँ जाकर पुलिस चेकिंग करे तो खुद को, पुलिस को भी शर्म आ जाएगी कि हमारे राज्य में ये सब कुछ हो रहा है। रही बात फार्म हाउस की, तो निश्चित तौर पर तमाम इंदौर के आसपास ऐसे फार्म हाउस है जहाँ रोजाना असामाजिक गतिविधियाँ संचालित की जाती है, नशे का बड़े स्तर पर वहाँ पर सेवन किया जाता है। और ये सब कुछ मिली भगत के साथ में होता है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जैसे ही नाराजगी जाहिर करी एक मंच से
कि नशे का मेरे इलाके में, मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा व्यापार हो रहा है, उसी दिन पुलिस ने एक साथ कई जगह दबिश दे दी। यानी पुलिस को कहीं ना कहीं पता तो था कि इन स्थानों पर नशे का सौदा किया जाता है। तो देखिए, जो हाथी के दांत होते हैं वो खाने के और दिखाने के अलग होते हैं, वैसे ही खबरें अलग अलग होती है, छपने की अलग होती है और उसकी सच्चाई कुछ और होती है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। इसी खबरों पे आगे बढ़ा रहे हैं कि बीआरटीएस कॉरिडोर पे एलिवेटेड पुल को मुख्यमंत्री ने हटाने का ऐलान कर दिया और नए 5 नए पुल बनाने के लिए सर्वे भी शुरू हो गया है। सर्वे का ठेका हो गया है, पर कागजों में अभी भी एलिवेटेड जिंदा है। क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम इस दौर में लेकर आते हैं, भले वो एलिवेटेड ब्रिज का हो या फिर वो फ्लाईओवर ब्रिज का हो, वो कम से कम आज से 20 से 25 साल बाद वाली सोच का होना चाहिए। उसकी डिज़ाइन, उसकी प्लानिंग जल्दबाजी की बजाय बहुत मेच्योर तरीके से की जानी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने कई ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं जिसको बहुत तामझाम के साथ शुरू किया गया, लेकिन उसका परिणाम नकारात्मक रहा, और बीआरटीएस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज उसके तोड़ने की बात हो रही है, जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। तो ज़रूरी है कि जो तमाम मोटी तनख्वाह लेने वाले इंजीनियर हैं, जो तमाम जवाबदार हैं, वो अपना चश्मा साफ करें और ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ जो कहीं ना कहीं लोगों को वास्तविक रूप से, ज़मीनी रूप से राहत प्रदान करें। क्योंकि आज इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था की जो बदहाली है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। पंडित जी, लाल अस्पताल जो इंदौर का वो अस्पताल है जहाँ जब आपको कुत्ता काट ले तब जाके हम इंजेक्शन लगवाने जाते थे, पर अभी हाल वहाँ दूसरे हैंगे। वहाँ पता चला है कि चूहा, बिल्ली, छछूंदर और घोड़ा भी काटने से इंसानों को पीछे नहीं रह रहा, उसके लिए भी इंजेक्शन लगाने लोग पहुँच रहे हैं। रोजाना 25 से 30 लोग पहुँचते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो ये एक थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि विस्तृत रूप से चर्चा का पहलू है कि आज हम देखें कि कई प्राणियों में प्रदूषण का जो स्तर बढ़ा है और पर्यावरण के संरक्षण में जो दिक्कतें आई है, उसका असर उनके बिहेवियर पर पड़ रहा है, उनके व्यवहार पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि हम लोग देखें कि जानवरों के द्वारा जो अटैक किए जाने वाली संख्या है, घटना है, वो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में जो परिवर्तन का असर है वो जानवरों के, प्राणियों के, मूक प्राणियों के बिहेवियर पर दिखाई दे रहा है। और यही वजह हमें दिखाई देती है कि इसके चलते जो इस तरह की घटनाएं हैं वो बढ़ रही है और अस्पतालों में भी अलग अलग मूक प्राणियों के द्वारा, हमले के द्वारा घायल हुए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जी। तो ये थी आज के अखबारों की कुछ खास खबरें जिन पर हम लोगों ने अभिषेक जी से चर्चा की। अब हम कुछ राजनीतिक खबरें पर अभिषेक जी से चर्चा कर लेते हैं। इंदौर की सियासत अभी 2 दिन से ढोल बजाने पर गरमरा गई है, नगर निगम की सियासत। अभिषेक जी, क्या है ये ढोल बजाना के? क्या हो रहा है? जेल रोड पे ढोल बजाए जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि सीएम हाउस पर ढोल बजा दो। क्या हो रहा है ये? देखिए, कहीं ना कहीं लगातार किए जाने वाले नवाचारों ने कुछ आदतें भी बिगाड़ी है और यही वजह है कि कई ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाल ही में नगर निगम ने जिस बकायादार के यहाँ ढोल बजाया, उसकी राशि इतनी बड़ी नहीं थी जिससे कई ज़्यादा गुना बड़े बकायादार नगर निगम की सूची में शामिल है। और देखिए, अगर किसी व्यक्ति की इज्जत उतार कर यदि आप पैसा वसूलना चाह रहे हैं तो ये सूची इतनी बड़ी है कि नगर निगम खुद कटघरे में खड़ा हो जाएगा। मैं मानता हूँ नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले को बेहतर तरीके से उठाया और उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी कही है कि इंदौर शहर का जो एक सामाजिक ताना बाना है वो कई मामलों में बहुत उच्च स्तरीय है और उसे प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। तो हम भी शो के माध्यम से, आपके इस प्रतिष्ठित शो के माध्यम से नगर निगम से अपील करेंगे कि आपके पास कानून ने कई अधिकार दिए हैं, आपको सरकार के द्वारा कई अधिकार हैं, उन पर भरोसा कीजिए, उन पर अविश्वास नहीं कीजिए, उन अधिकारों का प्रयोग कीजिए और उन्हें कानून के दायरे में रहकर पूरा कीजिए। तो निश्चित तौर पर कई कार्रवाइयां बेहतर ढंग से संचालित की जा सकती है, उससे भी बड़े बकायेदारों को संदेश दिया जा सकता है। हम बात करेंगे 2 उपचुनाव के नतीजे मध्य प्रदेश में जो आए हैं, बुधनी और विजयपुर। इस नतीजों के बाद के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अगर मैं कांग्रेस के लिहाज से देखूं या भाजपा के लिहाज से देखूं, कांग्रेस के लिहाज से विजयपुर और बुधनी, भाजपा के लिहाज पे बुधनी पे बात करूं, तो आपको क्या लगता है एकदम ऐसा बदलाव कैसे हो गया? देखिए, थोड़ा सा हमको इसकी पहले तह में जाना पड़ेगा कि ये चुनाव परिणाम साधारण नहीं है। और दूसरा, कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश के, उन्हें बहुत ज़्यादा इन चुनाव परिणामों से, खासतौर पर विजयपुरा सीट पर उपचुनाव जीतकर खुश होने की या उत्साहित होने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो सच बात है वो यही है कि वहाँ जो प्रत्याशी रामनिवास रावत जी थे वो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, वन मंत्री बने और उसके बाद वो उपचुनाव वहाँ पर लड़ रहे थे। तो वहाँ की जो स्थिति थी, फिलहाल राजनीतिक परिस्थिति, वहाँ दोनों राजनीतिक दलों की, भले ही बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं रामनिवास रावत को चुनाव हराकर एक मौका बुनाना चाहते थे ताकि दूसरों के लिए रास्ते
खुले। कांग्रेस तो मैदान में थी, बीजेपी भी आंतरिक तौर पर हम लोग देखें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर चुनाव प्रचार के लिए एक बार भी नहीं आए और ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जो कहीं ना कहीं लगातार, जो पिछले समय हमने देखा लोकसभा चुनाव के पहले कि एक थोकबंद तरीके से कांग्रेसियों की भर्ती की जा रही थी, उससे नाराज थे, तो एक संदेश देने का जो प्रयास था वो वोटों के माध्यम से किया गया। दूसरा हम बात करें बुधनी, तो देखिए बुधनी के चुनाव परिणामों ने राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं पर एक तीर से कई निशाना छोड़ दिया है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में देखिए, अगर लाडली बहना के नाम पर महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी बड़ा मैंडेट लेकर आ सकती है, तो मध्य प्रदेश जो लाडली बहना का गढ़ रहा और उस योजना को लाने वाले शिवराज सिंह चौहान रहे, क्या एक साल के अंदर अंदर उसी सीट पर बुधनी पर जहां शिवराज जी जो एक स्थापित नेता मध्य प्रदेश के, वो लाख से ज्यादा वोट से जीतते हैं और वो लीड घटकर 10,000 पर आ जाती है, तो क्या ये साधारण घटना दिखाई देती है? देखिए एक असाधारण घटना थी, इसमें भी कई राजनीतिक पेंच थे, किसी नेता को कमजोर करने के लिए, किसी दूसरे नेता को बड़ा बताने के लिए, और उसकी भेंट कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान चढ़े हैं, क्योंकि उनके लिए पिछले 5 दिन का राजनीतिक सफर ठीक नहीं रहा। झारखंड के चुनाव परिणाम, चूंकि वहां पर वो मुख्य भूमिका में थे बीजेपी की तरफ से, वो परिणाम बिगड़ा है। बुधनी का चुनाव परिणाम बिगड़ा है, तो इसे सिर्फ आसानी से मान लेना इन चुनाव परिणामों को कहीं ना कहीं भूल होगी। एक अच्छी व्यवस्थित सुनियोजित राजनीति थी जिसके शिकार कहीं ना कहीं एक स्थापित नेता को होना पड़ा है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अभिषेक जी कि लाडली बहना, ऐसा नहीं है कि जो मध्य प्रदेश में योजना लाए थे मामा, उनकी लाडली बहना ने उन्हें वोट नहीं दिए, एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम, और आप लगातार इस प्रोग्राम को देखते रहिए, हमारी लिंक को शेयर करिए और आपकी जो भी राय है हमें आप दीजिए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें।